Welcome guys, welcome to EduHome Tax once again. So today we have come up with a video on frequently asked question on section 194S. Section 194S is going to be applicable from 1st July 2022 which says कि अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदते हैं तो कंसीडरेशन पे करते समय आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना है। ये 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। सो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आए थे जिसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यूज बना के सीबीडीटी ने रिलीज किया है 22 जून 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोस एफएक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि वी ऑल नो कि अगर बायर और सेलर इन्वॉल्व है परचेज और सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायर जो है सेलर को पेमेंट करते समय टीडीएस डिडक्ट करेगा 194S रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज। बट द क्वेश्चन इज कि अगर व्हाट इफ के परचेज और सेल का जो ट्रांजैक्शन है वो आप एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू। तो अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उस समय टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? क्योंकि आप परचेजर जो है वो पेमेंट करोगे एक्सचेंज को और एक्सचेंज जो है वो पेमेंट करेगा सेलर को। तो उस केस में टीडीएस जो है वो परचेजर काटेगा या एक्सचेंज काटेगा टीडीएस। सो इसका एफएक्यूज में आंसर दिया हुआ है कि अगर पीयर टू पीयर है, मतलब कि अगर बायर और सेलर दोनों इन्वॉल्व है, बीच में कोई एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है, तो बायर सेलर को पेमेंट करते समय टीडीएस डिडक्ट करेगा। बट अगर बीच में क्रिप्टो एक्सचेंज आ जाते हैं तो दो सिचुएशन के अंदर हम आंसर करेंगे। पहला सिचुएशन ये है कि वो क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट कौन ओन करता है, किसकी ओनरशिप है, क्या वो एक्सचेंज ओन करते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी सेलर है जो उसका ओनर है। तो पहला हम सिचुएशन देखते हैं जहां पे वर्चुअल डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी जो है दैट इज ओन्ड बाय अ थर्ड पर्सन एंड नॉट बाय एक्सचेंज। एंड सेकेंडली वी विल सी जहां पे क्रिप्टो करेंसी ओनर कौन होगा, एक्सचेंज। सो फर्स्ट सिचुएशन जहां पे आप एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हो जिसका ओनर जो है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नहीं है, द ओनर इज सम थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होगा, आप बायर जो है वो एक्सचेंज को पेमेंट करेंगे क्रिप्टो करेंसी का और एक्सचेंज जो है उस पेमेंट को सेलर को पेमेंट करेगा। ठीक है, तो एफएक्यूज में आंसर दिया हुआ है कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड बाय एक्सचेंज। ठीक है, तो बायर को यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की दरकार नहीं है। एक्सचेंज जब सेलर को पेमेंट करेगा उस क्रिप्टो का तब एक्सचेंज जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप इस सेल और परचेज के ट्रांजैक्शंस को ब्रोकर के थ्रू करते हैं, जैसे सभी सेलर और बायर का एक ब्रोकर होता है, तो व्हाट इफ बायर जो है वो ब्रोकर को पेमेंट कर रहा है, ब्रोकर एक्सचेंज को पेमेंट करता है, फिर एक्सचेंज जो है वो सेलर के ब्रोकर को पेमेंट करता है और सेलर का ब्रोकर जो है वो सेलर को पेमेंट करता है। तो अभी इस ट्रांजैक्शन में ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो क्या टीडीएस जो है वो ब्रोकर काटेगा या टीडीएस जो है वो एक्सचेंज काटेगा? सो एफएक्यूज कहते हैं कि ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों की जिम्मेदारी है टीडीएस काटने की। ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों की जिम्मेदारी है टीडीएस काटने की। बट अगर ब्रोकर और एक्सचेंज चाहे तो वो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं, रिटन कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट कर सकते हैं, जहां पे एक्सचेंज विल से कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर एंड एंड डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। एक्सचेंज जिम्मेदारी लेंगे कि हम टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, तो उस केस में ब्रोकर को टीडीएस डिडक्ट करने का दरकार नहीं पड़ेगा और एक्सचेंज को 26 क्यूएफ जो है वो क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट। अब हम देखते हैं दूसरा सिचुएशन। पहला सिचुएशन था कि जो वीडीए ट्रांसफर हो रहा था दैट इज द ओनरशिप ऑफ अ थर्ड पार्टी सेलर, बट नाउ जो वीडीए परचेज किया जा रहा है उसका ओनरशिप क्रिप्टो एक्सचेंज के पास है, देयर इज नो थर्ड पार्टी सेलर। मतलब सिंपल ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, बायर ब्रोकर को पेमेंट कर रहा है, ब्रोकर एक्सचेंज को पेमेंट कर रहा है, एक्सचेंज इज द ओनर ऑफ दैट वीडीए। सो लॉ एफएक्यू सेज कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस डिडक्ट करने की किसकी है, ब्रोकर की और बायर की। बायर एंड ब्रोकर आर द प्राइमरी पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टीडीएस। बट अगर बायर और ब्रोकर चाहे
तो वो एक्सचेंज के साथ एक रिटर्न अग्रीमेंट कर सकते हैं। अग्रीमेंट विथ एक्सचेंज के साथ एक रिटर्न अग्रीमेंट कर सकते हैं जहां पे एक्सचेंज विल से कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड and paid to the TDS will be paid by the exchange to the government from their own end. So they will pay tax on their own. They will file quarterly 26 QF giving details of those transactions and they will also include this in their final return of income. ठीक है। सो ब्रोकर और बायर अगर ये एग्रीमेंट कर लेते हैं तो फिर बायर और ब्रोकर को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा कि कल को अगर एक्सचेंज टीडीएस डिडक्ट नहीं कर कल को अगर एक्सचेंज उस टीडीएस का पेमेंट नहीं करता है तो बायर और ब्रोकर को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। So this was the first question. The second question we will discuss at the end of this video. Let's discuss the small FAQs, that is number 3. Number 3 FAQ says कि whether 194Q which is TDS on purchase transaction is also applicable. The answer is no. एक बार 194S में अगर TDS डिडक्ट हो जाता है तो और कोई सेक्शन में फिर TDS डिडक्ट नहीं होगा। I hope this is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्या टीडीएस ग्रॉस अमाउंट पे डिडक्ट करना है या नेट अमाउंट पे, क्योंकि जो हम पेमेंट करेंगे उसमें तो जीएसटी या हमारा फीस भी इंक्लूड होगा। सो द आंसर इज नो, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन नेट अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड अदर चार्जेस। तो टीडीएस आपको नेट अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इफ पेमेंट इज मेड थ्रू गेटवेज। अगर हम पेमेंट गेटवे के थ्रू करते हैं तो होगा क्या कि हम पेमेंट गेटवे को पेमेंट करेंगे, पेमेंट गेटवे एक्सचेंज को पेमेंट करेगा, तो क्या पेमेंट गेटवे को भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा? द आंसर इज नो, नो लायबिलिटी ऑन पेमेंट गेटवे, बट पेमेंट गेटवे को बायर से एक अंडरटेकिंग लेना होगा कि दे हैव डिडक्टेड द टीडीएस, कि उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर दिया है। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट FAQ इज एप्लीकेबल लिमिट एप्लीकेबल डेट। मतलब वी ऑल नो कि इस सेक्शन के अंदर टीडीएस का थ्रेशोल्ड है 50,000 फॉर स्पेसिफाइड पर्सन और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो 10,000, बट हम ये 50,000 और 10,000 जो कैलकुलेट करेंगे वो कौन से डेट से करेंगे, क्योंकि ये लॉ जो एप्लीकेबल है वो है 1 जुलाई 2022 से। तो क्या 1 अप्रैल से काउंट करेंगे कि 1 जुलाई से काउंट करेंगे? तो आपको 1 अप्रैल से काउंट करना है। मतलब 1 अप्रैल से आपने जो जो पेमेंट या क्रेडिट किया है उस अमाउंट को आपको 50,000 और 10,000 के थ्रेशोल्ड में इंक्लूड करना होगा। और अगर ऑलरेडी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है तो 1 जुलाई से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बट व्हाट इफ जो अप्रैल से लेके जून तक जो हमने पेमेंट और क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया है, क्या उस पे भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा? द आंसर इज नो, नो टीडीएस ऑन एनी क्रेडिट और पेमेंट विच इज मेड अप टू 1 जुलाई 2022। उस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना नहीं पड़ेगा। I hope this is clear. Moving the last one. Okay. Now what if there is a transaction of VDA, virtual digital asset आप खरीद रहे हो, बट जो पेमेंट कर रहे हो वो आप VDA में ही कर रहे हो, मतलब आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है और आपने पेमेंट भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू किया है। तो इस केस में टीडीएस कौन काटेगा? इमेजिन अ सिचुएशन, एक VDA है, वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उस करेंसी का नाम है A, आपने उसको ट्रांसफर किया, मतलब इन द सेंस हम बोल सकते हैं सेल किया, बदले में आपको क्या मिला? VDA B। तो VDA B खरीदने के लिए आपने VDA A से पेमेंट किया और सामने वाले ने VDA A खरीदने के लिए आप VDA B से पेमेंट किया। तो आपने भी परचेज सेल किया है, सामने वाले ने भी परचेज सेल किया है। तो टीडीएस का जिम्मेदारी किसका होगा? तो बोथ बायर एंड बोथ सेलर बोथ आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, दोनों को ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और VDA मतलब क्रिप्टो करेंसी रिलीज करने के पहले एक दूसरे से कंफर्मेशन लेना होगा कि टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया गया है गवर्नमेंट को। कंफर्मेशन क्या होगा? चालान। तो बायर को सेलर से और सेलर को बायर से एक दूसरे से चालान का डिटेल लेना होगा, फिर उसके बाद ही कंसिडरेशन को रिलीज करना है। 26Q जो फॉर्म है उसके अंदर अब आप ये डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। ठीक है। और फॉर्म 26QE इंट्रोड्यूस किया गया है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब इंडिविजुअल HUF जिसका पिछले साल टर्नओवर 50 लाख अगर प्रोफेशन है या 1 करोड़ अगर वो बिजनेस कर रहे हैं उसको क्रॉस नहीं हुआ है,
या फिर वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका कोई बिजनेस इनकम नहीं है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अब आ जाते हैं कि आप जो है वीडीए खरीद रहे हो और बदले में पेमेंट वीडीए कर रहे हो, बट बीच में एक्सचेंज इन्वॉल्व है, मतलब आप ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं, तब टीडीएस कौन काटेगा? द आंसर इज कि अगर एक्सचेंज रिटन कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट कर लेता है बायर और सेलर के साथ, तो एक्सचेंज की जिम्मेदारी होगी, एक्सचेंज अपनी जिम्मेदारी ले सकता है कि वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, वो बायर से भी टीडीएस डिडक्ट करेगा, वो सेलर को पेमेंट करते समय भी टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो बोथ द लेग्स, दोनों लेग्स ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? एक्सचेंज की, बट देयर शुड बी अ रिटन कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन कम्स, सपोज जो टीडीएस एक्सचेंज ने डिडक्ट किया है वो भी काइंड में है, इन द सेंस कि सपोज एक्सचेंज ने कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो है ए को ट्रांसफर की है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज सेलर को ट्रांसफर की है बी, और दोनों में से ही 1-1% का क्रिप्टो करेंसी ही होल्ड करके रख लिया है। ठीक है, तो क्रिप्टो के फॉर्म में ही टीडीएस जो है एक्सचेंज ने डिडक्ट किया है। अब दो सिचुएशन हो सकते हैं, पहला प्राइमरी वीडीए, मतलब जो क्रिप्टो टीडीएस जिसको टीडीएस के तौर पे डिडक्ट किया गया है वो बिटकॉइन या एथेरियम या और कोई प्राइमरी वीडीए है, जो कि जिनका आईएनआर का मार्केट अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, और अदर देन प्राइमरी वीडीए कोई भी हो सकता है, एग्जांपल मान लो मोनेरो, डेसो, दीज आर आल्सो टू क्रिप्टो करेंसी, बट ये प्राइमरी नहीं है, इनका रेडी मार्केट अवेलेबल नहीं है आईएनआर में। तो बोल रहा है कि अगर आपने बिटकॉइन या एथेरियम जैसे प्राइमरी वीडीए को कलेक्ट किया है, टीडीएस डिडक्ट किया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने अदर देन प्राइमरी वीडीए का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको उनको कन्वर्ट कराना होगा प्राइमरी वीडीए में। आपको मोनेरो देके बिटकॉइन या एथेरियम लेना होगा, डीसो देके बिटकॉइन या एथेरियम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन एथेरियम का रेडिली आईएनआर में मार्केट अवेलेबल है। आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन, एक्सचेंज को प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा 00 आवर से लेके 23:59, इस समय के दौरान पूरे दिन का ट्रांजैक्शंस का आपको ट्रेल जो है वो रखना होगा। और ठीक 00 आवर्स में, ठीक 00 आवर्स में प्राइमरी बिटकॉइंस जो आपने कलेक्ट किए हैं उसको बेचना होगा मार्केट में और आईएनआर को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको ठीक 00 आवर्स में पूरे दिन जो जो प्राइमरी वीडीए आपके पास है उनको आपको आईएनआर में कन्वर्ट कराना होगा बाय एग्जीक्यूटिंग सेल ऑर्डर्स, बेच के। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। So this was a small discussion on the FAQs which were introduced yesterday on 22nd June. This is my interpretation of those FAQs, but if you feel that your interpretation is different and I have inconsistency, then please do write in the comment box. Thank you.